नमस्कार। आज हम 6 बीघा ज़मीन उपन्यास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 6 बीघा ज़मीन उपन्यास के रचनाकार है फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति ओडिया के महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनके 6 मान 8 गुंठ इस ओडिया में 1897 में लिखे गए उपन्यास का हिंदी अनुवाद युगजीत नवलपुरी ने किया है और 6 मान 8 गुंठ उपन्यास का हिंदी में जो अनुवाद हुआ है उसका शीर्षक है 6 बीघा ज़मीन। यह अनुवाद ओडिया से हिंदी में युगजीत नवलपुरी ने किया है। यह उपन्यास ओडिया में 1897 में प्रकाशित हुआ है। फकीर मोहन सेनापति भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार है। भारतीय साहित्य की दृष्टि से उनका योगदान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और केवल ओडिया में ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य में एक सशक्त भारतीय साहित्यकार के रूप में फकीर मोहन सेनापति जी को जाना जाता है। भारतीय भाषाओं के साथ ही साथ अनेक विदेशी भाषाओं में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ है। फकीर मोहन सेनापति जी की जो यह महत्वपूर्ण कृति है 6 बीघा ज़मीन सर्वोत्तम कृति है उनकी और भारतीय साहित्य की दृष्टि से भी जब हम इस रचना को देखते हैं तो 6 बीघा ज़मीन अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। फकीर मोहन सेनापति जी ने जो है अनुभव के आधार पर इस उपन्यास का सृजन किया है। फकीर मोहन सेनापति जी का जन्म 1843 में बालेश्वर जिले के अंतर्गत हुआ था और बचपन उनका जो है अत्यंत अभावग्रस्त रहा है। आरंभ में जो है इन्होंने लेखन में कई विधाओं का जो है सृजन किया है। हम कह सकते हैं कि बचपन में विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपने अंदर जिजीविषा को अपनाते हुए इन्होंने हमेशा सफलता हासिल की है और निराशा कभी भी इनके मन में किसी भी तरह से कभी उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने 4 उपन्यास, एक कहानी संग्रह और एक महत्वपूर्ण आत्मकथा का सृजन किया है। कई विधाओं में भी उन्होंने लिखने की कोशिश की है, जैसे कि ओडिया में सबसे पहले जनजातीय जीवन को कविताओं के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फकीर मोहन सेनापति जी है ओडिया में और भारतीय साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओडिया साहित्य में कथा के आरंभ का श्रेय जो है फकीर मोहन सेनापति को जाता है और उनके लेखन से ही ओडिया साहित्य में कथा लेखन की परंपरा आरंभ होती है। हिंदी साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद जी का है, ओडिया साहित्य में वह स्थान फकीर मोहन सेनापति का है। और प्रेमचंद के बहुत पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण जीवन के यथार्थ को, ग्रामीण जीवन की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, रिश्ते नातों को, बाह्याडंबरों को और ग्रामीण परिवेश में प्रचलित शोषण को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी की सामान्य शिक्षा लेकर इन्होंने प्रशासनिक कार्य आरंभ किया था और प्रशासनिक कार्य ओडिशा में या ओडिया में करते समय उन्होंने लोगों को, ग्रामीण समाज को अत्यंत नज़दीक से देखा है। इसलिए उनके साहित्य में हम जो किसान चित्रित हुआ है वह किसान कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी के किसान से पहले वाला रूप हमें वहाँ दिखाई देता है और किसानों का यथार्थ उन्होंने अपने खुद आंखों से देखा है, महसूस किया है। इसलिए वह सच्चाई, ईमानदारी उनकी कृतियों में हमें दिखाई देती है। जिस तरह से प्रेमचंद जी को हिंदी के कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है, वैसे ही फकीर मोहन सेनापति जी को ओडिया के कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है और प्रेमचंद जी का जो हिंदी साहित्य में योगदान रहा है वैसे ही ओडिया और भारतीय साहित्य में हम देखते हैं कि फकीर मोहन सेनापति एक महत्वपूर्ण रचनाकार है और उनकी जो सर्वोत्तम कृति जो है 6 बीघा ज़मीन, जो ओडिया में 6 मान 8 गुंठ इस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी और 6 मान का तात्पर्य जो है लगभग मान की तुलना एकड़ से की जाती है। 6 एकड़ और 8 डेसिमल जो है इस प्रकार का आशय उस शीर्षक से लिया जा सकता है और हिंदी में जब यह अनुवाद हुआ है तो 6 बीघा ज़मीन शीर्षक से इस उपन्यास का अनुवाद हुआ है। यह एक कालजयी रचना है। भारतीय साहित्य, वैश्विक साहित्य की दृष्टि से हम जब इस 6 बीघा ज़मीन उपन्यास को देखते हैं तो यह उपन्यास कालजयी है, आज प्रासंगिक है और भारतीय साहित्य की यह एक अनूठी कृति है। इस रचना के माध्यम से एक जीवन और समाज पर सशक्त और करारा व्यंग किया गया है। स्वाधीनता पूर्व जो ग्रामीण जीवन रहा है उस ग्रामीण जीवन का यथार्थ, सच्चाई इस उपन्यास के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश फकीर मोहन सेनापति ने की है और इस कोशिश को युगजीत नवलपुरी ने अनुवाद के माध्यम से
सार्थकता देने की कोशिश की है और ओडिया भाषा में से हिंदी में अनुवाद करते समय वही जीवंतता जो है, वही सौंदर्य सुरक्षित रखने की कोशिश उन्होंने की है। यह उपन्यास मुख्यतः ग्रामीण जीवन के यथार्थ को हमारे सामने रखता है। ग्रामीण जीवन की विभिन्न वहाँ की पद्धतियाँ हो, रीति रिवाज हो, रिश्ते नाते हो, वहाँ का शोषण हो, वहाँ ग्रामीण जो समुदाय हो उसका भूलापन हो, वहाँ के मूल्य हो, इन सारी बातों को इस उपन्यास के माध्यम से पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। और एक प्रकार से ओडियाई समाज के माध्यम से ग्रामीण भारतीय समाज का यथार्थ जो है इस उपन्यास के माध्यम से पाठकों के सामने रखने की कोशिश हुई है। इस उपन्यास के माध्यम से रचनाकार जो है केवल ओडियाई समाज को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि भारतीय समाज का यथार्थ पाठकों के सामने रखता है। और ओडियाई समाज को समझना है, भारतीय ग्रामीण जीवन को समझना है, तो मुझे लगता है कि फकीर मोहन सेनापति के 6 बीघा जमीन उपन्यास को पढ़ना जरूरी है, समझना आवश्यक है। प्रेमचंद जी के ऊपर गोदान उपन्यास में जो किसान चित्रित हुआ है, वहाँ जो ग्रामीण जीवन चित्रित हुआ है, उसकी पूर्व पीठिका या मतलब जो पूर्व रहा है वह हम 6 बीघा जमीन उपन्यास के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर, अनुभव के आधार पर यह रचना सृजित हुई है। इसलिए सही मायनों में स्वाधीनतापूर्वक किसान और ग्रामीण जीवन को समझना है तो मुझे लगता है कि ओडिया भाषा का यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह एक कालजयी कृति है और प्रासंगिक है, जिसके माध्यम से कई ग्रामीण जीवन की स्थितियों को, समस्याओं को इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की कथा वस्तु जब हम देखते हैं तो रचनाकार जो है 27 अध्यायों के माध्यम से ओडियाई और भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को पाठकों के सामने रखा है। इस उपन्यास में भागिया और सिरिया एक खाती परिवार है और उस परिवार के इर्द गिर्द जो है यह किसान परिवार है और उसके माध्यम से एक स्वाधीनतापूर्वक किसान का यथार्थ पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है। शेख दिलदार एक जमींदार है, वह मदीनापुर का है, उसकी उड़ीसा में जमींदारी है और उसकी जमींदारी के अंतर्गत गोविंदपुर आता है और उसका एक करिंदा है मंगराज। मंगराज वहाँ करिंदे के रूप में काम करता है शेख दिलदार की जमींदारी के अंतर्गत, और वहाँ से जो भी वसूली है, लगान है, वह वसूल कर शेख दिलदार के पास पहुँचाने का कार्य उसका करिंदा मंगराज करता है। मंगराज अत्यंत चालाक है, धूर्त है। शेख दिलदार को वह कई बार कहता है कि लगान वसूल नहीं हुई है, या एक प्रकार से शेख दिलदार ने उसे जो कार्य सौंपा है वह तो ईमानदारी से करता है। कहा जाता है कि लगान की वसूली में यह मंगराज जो है यमराज जैसा है, वह किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन जब वसूली की बात शेख दिलदार के पास जब वह पहुंचाता है, जब शेख दिलदार पूछते हैं कि वसूली कितनी हुई है, तो वह कई बहाने बनाता है और कहता है कि इस वर्ष किसानों ने लगान ही नहीं दी है, इसलिए वसूली कम हुई है, और कम पैसे जो है वो शेख दिलदार के पास पहुंचाता है। अब शेख दिलदार भी जो है उस सच्चाई को ढूंढने की, या एक प्रकार से जो मंगराज कह रहा है उसे खोजने की आवश्यकता वह महसूस नहीं करता है, और अधिकांश आय जो है मंगराज हड़प लेता है। शेख दिलदार जो जमींदार है उसके साथ धोखाधड़ी करता है। शेख दिलदार भी जो है अपने में मस्त है, वह हमेशा पिया हुआ रहता है, पीकर धुत बना रहना ही या उसमें ही उसे संतोष होता है, इसलिए वह सच्चाई नहीं देखता है, बल्कि मंगराज जो कहता है उस पर विश्वास करता है। और जब शेख दिलदार के पास पैसों का अभाव होता है तो वह सूद पर मंगराज से ही पैसे लेता है और उसी पर शेख पैसों को खर्च करने में लग जाता है। अब देखिए कि उसी जमींदारी के अंतर्गत एक थाती परिवार है, उस परिवार में 2 सदस्य हैं। गांव का नाम गोविंदपुर है और पति भागिया है तथा उसकी पत्नी सारिया है। शेख दिलदार की जमींदारी के अंतर्गत यह परिवार आता है, उनकी खेती आती है। मंगराज के बारे में कहा जाता है कि वह अत्यंत चालाक है, जमींदार को भी फंसाता है और दूसरी ओर किसानों को लूटता है। तो इस उसकी जमींदारी के अंतर्गत जो थाती परिवार है उसके पास कुछ जमीन है, जिसका संदर्भ उपन्यास के शीर्षक में आता है कि 6 माना और 8 गुंठ इस थाती परिवार के पास जमीन है। वह गोविंदपुर की अन्य जमीन की तुलना में अधिक उपजाऊ है, अच्छी फसल वहाँ होती है, इसलिए मंगराज का ध्यान हमेशा उस जमीन पर लगा हुआ रहता है। वह मन ही मन कई बार सोचता है कि इस जमीन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यह थाती परिवार है,
भोला भाला किसान है भागिया, उसकी पत्नी सारिया है। उस जमीन का कोई वारिस होने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें कोई संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण उनके मन में संतान के प्रति लालसा होना स्वाभाविक है। मंगराज जो है हमेशा उनकी खेती पर आग लगाए हुए है, और ऐसे में वह अवसर देखता रहता है, और एक प्रकार से उसके सामने अवसर आ जाता है। अब इस हाथी परिवार के यहाँ कोई संतान न होने के कारण संतान की लालसा उनके मन में निर्माण हो जाती है, और जो मंगराज की पाप संगिनी है, वह पाप संगिनी इस हाथी परिवार को एक प्रकार से रास्ता दिखाती है, और उस लालसा की ओर लालायित होने के लिए प्रेरित करती है। अब जब संतान न होने की बात सामने आती है, तब यह चंपा कहती है कि मेरे पास ऐसे कई रास्ते हैं जिसके आधार पर संतान प्राप्ति हो सकती है। हाथी परिवार भोला भाला है और विश्वास रखने वाला है, स्थानीय देवताओं पर विश्वास रखने वाला है। चंपा इस बात को जानती है, मंगराज इस बात को जानता है, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं, और चंपा जाकर कहती है कि चलो गांव की देवी के पास तुम मांग लो, और वहाँ जो मन्नत मांगोगी तो देवी तुम्हें जो है उसकी इच्छा पूरी करने के पश्चात संतान की प्राप्ति हो सकती है। देवी तुम्हें उस प्रकार का वर दे सकती है। और चंपा के दिखाए रास्ते पर जाने में इस हाथी परिवार को कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि वे भोले वाले और विश्वास रखने वाले हैं, सामान्य या आम किसान हैं। और चंपा और मंगराज जो योजना बनाते हैं, उस योजना के आधार पर यह हाथी परिवार उनके चंगुल में फंसता जाता है। चंपा और मंगराज के इस पाप वाले कार्य में हम कह सकते हैं कि उनका एक और सहयोगी शामिल होता है, और एक योजना बनाई जाती है। जब भाग्या और सारिया उस देवी की पूजा करते हैं, मन्नत मांगने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उस मंदिर के पीछे ये गड्ढा बनाया जाता है, और जब ये दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ से दर्शन के पूजा अर्चा के पश्चात उस गड्ढे में से व्यक्ति बोलता है और कहता है कि धन और सोने की तुम्हें भाग्या कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें संतान भी मिलेगी, बस मेरे लिए एक मंदिर बनाना होगा। अब जैसे इन दोनों को लगता है कि देवी के यहाँ से आज्ञा हुई है और हमें मंदिर बनाना पड़ेगा, और अंत में मतलब जब दर्शन पूरा हो जाता है तो एक चेतावनी भी मिलती है कि यदि तुम मंदिर नहीं बनाओगे तो मैं भाग्या को मार डालूं। और इस डर के कारण, संतान की लालसा के कारण, यह परिवार सोचता है कि क्यों ना हम देवी के लिए एक मंदिर बनाएं। मंदिर बनाने के पश्चात संतान की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, सोना मिलेगा। और चंपा ने और मंगराज ने जो योजना बनाई है, उस योजना के चंगुल में ये दोनों फंस जाते हैं। अब भाग्या कहता है कि देवी ने तो कहा कि मंदिर बनाओ, लेकिन उसके पास धन कहाँ है? एकमात्र खेती है जिसके आधार पर उसकी जीविका चलती है। लेकिन चंपा जो है मार्ग प्रशस्त करती है और कहती है कि धन का जुगाड़ जो है एक प्रकार से मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मंगराज के पास जाना होगा। अब मंगराज तो पहले से ही आग लगाकर बैठा हुआ था, उसकी ही यह योजना थी। अब भाग्य जब मंगराज के पास जाता है तो वह उसका खेत गिरवी रखकर उसे मंदिर बनाने के लिए पैसे देता है, धन उपलब्ध करवाता है। उस कर्ज का परिणाम यह होता है कि जो इस हाथी परिवार के पास 6 बीघा जमीन थी, 6 एकड़ और 8 डेसिमल जो है जो जमीन थी, वह जो गिरवी रखी जाती है, परिणाम के रूप में वह मंगराज हड़प लेता है, हथियाता है, उस जमीन को अपने नाम करवाता है, और उस कर्ज के सूद में वह एकमात्र जो इस हाथी परिवार के पास गाय थी, उस गाय को भी छीन लेता है। अब देखिए, यह जो हाथी परिवार खेती के आधार पर अपनी जीविका चला रहा था, रास्ते पर आ जाता है, उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, गाय छीनी जाती है सूद में, और उस धोखाधड़ी की बात जो है वे दोनों समझने लगते हैं, उस फरेब को समझने लगते हैं, और उसके बाद जो है भाग्या पागल सा हो जाता है। भाग्या के पागल हो जाने के बाद उसे कैद कर लिया जाता है। अब अकेली सारिया बचती है, तो सारिया भीख मांगकर जो है अपनी जीविका चलाने लगती है। मंगराज की पत्नी जो साध्वी है, उसके पास से जो है भीख मांगकर अपना जीवन जीने लगती है, और धीरे धीरे बीमार होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कैसे स्थितियां परिवर्तित होती हैं, जिसे प्रकृति प्रदत्त न्याय कहा जा सकता है। भाग्या को कैद कर लिया जाता है, सारिया की मृत्यु हो जाती है, उनकी एकमात्र गाय जो है मंगराज छीन लेता है। तो ऐसे में गांव का जो चौकीदार है वह पुलिस में सूचना देता है कि मंगराज के शोषण के कारण ही जो है सारिया की मृत्यु हुई है। वह जब मर रही थी तब मंगराज के मारने के कारण ही जो है उसकी मृत्यु हुई है। अब इस प्रकार की सूचना जब पुलिस को मिल जाती है तो पुलिस मंगराज को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के पश्चात जो है मुकदमा चलता है,
और किसी गवाह के अभाव में जो है कोई भी गवाह नहीं मिलता है, इसलिए गवाह के अभाव में मंगराज को छोड़ दिया जाता है। लेकिन गाय हड़पने के जुर्म में मंगराज को 6 माह की सजा होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब संयोग से उसी जेल में भागिया भी होता है। जेल में तो कोई जमींदार कोई करिंदा नहीं होता है, सब एक प्रकार के कैदी के रूप में ही रहते हैं। तो ऐसे में मंगराज से जो सबका वैरभाव था, वे सारे लोग जो है कैद हुए थे, जेल में थे। वे जेल में जाने की जिम्मेदार भी जो है मंगराज ही था, उसके कृत्यों के कारण ही जो है इन लोगों को कैद होना पड़ा था। अब किसी प्रकार का भेदभाव वाला परिवेश जेल में न होने के कारण ये सारी कैदी जो है अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, मंगराज को समय समय पर मारते हैं, अपमानित करते हैं, पीटते हैं। और भागिया तो एक दिन जो है मंगराज की नाक ही काट लेता है। अब मंगराज बीमार रहने लगता है और जब मरने को आता है, अत्यंत बीमार होता है, तो जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब यह प्रक्रिया हो रही थी, जेल से वह जेल में था, तब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उसकी पाप संगिनी चंपा थी, बचा कुचा सारा मंगराज का धन हड़प कर लेती है, उसे गोविंद साथ देता है और दोनों मंगराज के घर का सारा धन लेकर फरार गायब हो जाते हैं। अब देखिए कि वे जो धन घर से ले गए थे चंपा और गोविंद, तो वे दोनों भी जो है इस धन को बचा नहीं पाते हैं और दोनों में बंटवारे को लेकर विवाद होता है। गोविंद जो है चंपा की हत्या कर देता है और स्वयं पकड़ने के डर से तालाब में कूद जाता है, उसकी भी वहां मृत्यु हो जाती है। यह मंगराज जेल से जब छूटकर घर आ जाता है, तब देखता है कि घर में कुछ बचा नहीं है। जो बचा कुचा था सारा, ये चंपा हो उसके परिवार वाले हो, खत्म कर चुके हैं। अब ऐसे में वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो वह मृत्यु की ओर जाते समय वह अपनी पत्नी को याद करने लगता है, शांति को ढूंढने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार से यह कथा जो है हमें अत्यंत करुण दिखाई देती है, लेकिन रचनाकार ने व्यंग्य का पुट देते हुए इस करुणा के माध्यम से भी जो है भारतीय समाज के यथार्थ को पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि प्रकृति प्रदत्त न्याय के आधार पर भाग्या और सारिया के परिवार को न्याय मिलता है और जिस मंगराज ने शोषण किया था, एक प्रकार से वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस उपन्यास के माध्यम से स्वाधीनता पूर्व किसान और ग्रामीण जीवन के यथार्थ को चित्रित करने की कोशिश हुई है। यह उपन्यास चित्रण दोषों से सर्वथा मुक्त है। पात्रों की सजगता हमें इस उपन्यास में दिखाई देती है, क्योंकि फकीर मोहन सेनापति ने ग्रामीण जीवन को स्वयं देखा था, अनुभव किया था, महसूस किया था और उस आधार पर इन्होंने अत्यंत वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से पात्रों का सृजन किया है। हो सकता है कि आज के समय में इस उपन्यास में चित्रित समस्याएं बदल गई है, लेकिन जो मनुष्यता है, जो मूल्य है, जो इस उपन्यास में चित्रित हुए हैं, वे मूल्य हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। समय कोई भी हो, लेकिन ये मूल्य शाश्वत रहेंगे। इसलिए फकीर मोहन सेनापति का उपन्यास 6 बीघा जमीन हमें प्रासंगिक लगता है, कालजयी लगता है, जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ को भारतीय धरातल पर पाठकों के सामने रखता है। अतः हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ओडियाई समाज के माध्यम से भारतीय ग्रामीण समाज को समझने की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, कालजयी रचना है और अत्यंत प्रासंगिक रचना है। धन्यवाद।